हेलो एवरीवन, मैं नवीन कुमार श्रीवास्तव, आपका साइंस टीचर। जैसा कि आपको मालूम है, हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले कार्बन का वर्सेटाइल नेचर उसके बारे में स्टडी कर ली थी। बॉन्ड बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं कार्बन में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ लिए थे। 3 एलोट्रॉप्स बताए थे, ग्रेफाइट, डायमंड और C60, है ना। उसके बाद नॉमिकल्चर देख लिया था कि हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं, हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया था हमने, नॉमिकल्चर पढ़ लिया था। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और उसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें कंबशन से। कंबशन क्या होता है? बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। वैसे तो कंबशन क्या होता है? बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कंप्लीट कंबशन क्या होता है? जब कंप्लीट कंबशन में क्या होता है, क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कुछ वाटर यानी वेपर्स के रूप में, और हीट और लाइट मिलती है। तो जो एयर में जब कार्बन जलता है तो क्या जन्म देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हीट देता है और लाइट देता है। जैसे हमने जैसे एक एग्जांपल ले लिया, एथाइल अल्कोहल है ना, एथेनॉल बोलते हैं इसको। एथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट निकल गई। इसके अलावा कार्बन को बर्निंग की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि एल्केन जिनको हम बोलते हैं, मेथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जलाए जाते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। इसमें सफिशिएंट एनर्जी, सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन होती है। आप चलिए इस बात को छोड़ो, यहाँ पे अपन छोड़ते हैं, अपन आपके किचन में चलते हैं। किचन में आपने मम्मी को गैस पे खाना बनाते देखा होगा, तो गैस की जो फ्लेम आती है बिल्कुल नीली नीली आती है, देखिए आपने। और कुछ दिनों बाद जैसे कभी कभी फ्लेम में क्या होता है, बीच में पीला पीला सापन आने लगता है, नीले के साथ पीलापन भी आ जाता है कभी कभी। कई जगह छेद बंद हो जाते हैं गैस के। क्यों हो जाते हैं बंद? जैसे गैस पे दाल वगैरह रखी कुकर में, चावल रखें, विशेल आ गई तो उसमें से पानी निकल निकल के गिर रहा है, वो जाके उन जो होल्स होते हैं इसके बर्नर के, वो बंद कर देते हैं, उनमें गिर जाता है। दूसरा, उनमें ऑयल ऑफ फैट्स होता है। ऑयल ऑफ फैट्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जब ये सब जमा हो जाता है उसमें, तो वो क्या करते हैं, उसकी जो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई उसको रोक देते हैं। जितनी ऑक्सीजन गैस के साथ आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही। तो इस कारण क्या होता है, होल क्यों रहते हैं उसमें? इसलिए रहते हैं, साइड में होल भी रहते हैं, जिसलिए कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। अकेली गैस नहीं बर्न कर पाएगी, जब तक उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं मिलेगी वो नहीं जल पाएगी। ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो बिल्कुल ब्लू फ्लेम के साथ जलेंगे। लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी हुई, जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन या एल्काइंस की बात करें हम, इन्हें जैसे कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, उनमें येलो और स्मोकी फ्लेम, तो उसमें येलो फ्लेम आएगी तो धुआं भी निकलेगा। जैसे आप लकड़ी जलाएंगे, गीली लकड़ी जला दी मान लो, या साफ सूखी भी जलाई, तो उसमें पूरी फ्लेम आपको नीली नहीं दिखेगी, उसमें पीली पीली फ्लेम दिखेगी, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा है। ठीक है। तो उसमें धुआं भी बहुत निकलेगा और पीले पीले फ्लेम का कलर भी कैसा रहेगा? पीला रहेगा। स्टोव है, कैरोसिन गैस, कैरोसिन ऑयल को अपन गैस में स्टोव में जलाते हैं। स्टोव से शायद आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। अब स्टोव, पहले स्टोव बहुत यूज़ होते थे, उसमें कैरोसिन ऑयल डालते थे। अब तो क्या गैस का यूज़ हो रहा है सब जगह। तो कैरोसिन ऑयल जलता है तो उसमें प्रेशर, हम स्टोव जलाने के लिए क्या हवा भरते चले जाते हैं, भरते हैं। तो जहाँ हवा प्रॉपर रहती है तो वो नीली फ्लेम देता है स्टोव, और जहाँ उसमें हवा कम होने लगती है तो पीली पीली फ्लेम देने लग जाता है, बर्तन काले कर देता है वो, धुआं भी निकलता है, बर्तन भी काले कर देते हैं। ठीक है। तो तो कम अमाउंट की ऑक्सीजन के कारण उसका क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये कोल है, पेट्रोलियम, ये क्या करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाते हैं, इसके साथ अलग क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स भी बनाते हैं जो पॉल्यूशन कर देते हैं। पॉल्यूशन कैसे करते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वाई दे क्रिएट पॉल्यूशन, क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में जाते हैं। और जब बारिश होती है तो बारिश के साथ में ये क्या एसिड के रूप में, जो कहते हैं इसको एसिड रेन बोलते हैं, तो एसिड के रूप में नीचे अर्थ पे धरती पे आते हैं। और धरती पे क्या होता है, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्डिंग, आप ताजमहल अपन देख रहे हैं आजकल, ताजमहल का कलर येलोइश होता रहा है। ताजमहल बिल्कुल वाइट था पहले, लेकिन जो ड्यू टू एसिड रेन, अब एसिड रेन क्यों हो रही है कार्बन में, क्योंकि आगरा से थोड़ी दूरी पे मथुरा है, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी, आप कभी मथुरा गए हो तो देखेंगे कि वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी में पूरी टाइम आग लगती रहती है एक जगह, क्योंकि वहाँ जो गैस रिफाइनिंग होती है तो उसमें से पेट्रोलियम गैस निकलती है। पेट्रोलियम गैस को पूरे टाइम बर्न होती रहती है, तो लगातार जब इतनी गैस जलेगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जाएंगे। और वो किस फॉर्म में आते हैं, फिर एसिड के रूप में। तो वो एसिड क्या कर रही है, जो ताजमहल है उसका, जो ताजमहल काय का बना, मार्बल, मार्बल यानी मार्बल इज अ टाइप ऑफ लाइम। मार्बल कैसे बनता है, मार्बल चूना जो होता है, चूने से तो मार्बल बनता है। एट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे मार्बल, चूना जो होता है मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, और चूना एसिड के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। तो इस कारण क्या होता है, जो ताजमहल का कलर है थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है। हालांकि इसके लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि वो जो उस पर अभी नुकसान पहुंच रहा है वो उसको कम किया जा सके, कुछ ना कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो जलते हैं वो येलो फ्लेम से जलते हैं, बहुत ज़्यादा धुआं देते हैं। इसके बाद आता है, हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसा कि नाम है, एडिंग द ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गया, एडिंग द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या हो जाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है K2Cr2O7। तो इनकी प्रेजेंस में जब बर्निंग की जाती है, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में या पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में जब, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया, तो जो एथाइल अल्कोहल था वो CH3COOH में कन्वर्ट हो गया, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये एथाइल अल्कोहल था, एथाइल अल्कोहल, एथेनॉल भी बोलते हैं हम इसको। तो जब इसको गर्म करते हैं KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है। इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस ऑफ एडिंग द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7। अगली स्टेप हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो क्या है, एडिशन और रिएक्शन। जो हम लोग एक्चुअल में चैप्टर 1 जो पढ़ा था हमने, सब पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये पहले भी हमने पढ़ा था। तो अब क्या करें, लेकिन अब एक थोड़ा दूसरे रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे अब हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन इसमें पहले क्या होता था, हम जो उसमें हाइड्रोजन कोई एक दूसरा सब्सटेंस ले लेते थे, जैसे H2O ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देते थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, हम केवल कैटलिस्ट ले रहे हैं, निकल। कौन सा कैटलिस्ट ले रहे हैं, निकल। इसकी प्रेजेंस में इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड था, देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो निकल जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई। तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, इसको जब गर्म करेंगे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो ये कन्वर्ट काय में हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ द वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट, जैसे कि घी वगैरह बनाना, वेजिटेबल घी आप जानते हैं क्या, जैसे डालडा आप लोग जो गर्म खाते हैं, डालडा जो पहले आता था, डालडा अब तो खैर कम हो गया, अब तो देसी घी खाते हैं हम। तो वेजिटेबल को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना यानी घी बनाना, डालडा घी, वो कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, इनको सॉलिड कर दिया इसको। तो किसकी प्रेजेंस में वेजिटेबल ऑयल को, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के साथ ऐड करके वेजिटेबल घी बना दिया है। तो वेजिटेबल फैट्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, ये बात आप ध्यान से समझ लें। तो डालडा घी को खाना आपकी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। डालडा घी एक्चुअल में आजकल हम लोग घरों में तो नहीं यूज़ करते, लेकिन जो हलवाई वगैरह जो होते हैं वो मिठाइयाँ बनाने में, जैसे गुलाब जामुन है या इमरती वगैरह है, तो उनको तलने के लिए डालडा घी का यूज़ करते हैं वो लोग। शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते, जो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं एक तो देसी घी की बनती हैं और एक देसी घी की नहीं बनती। तो देसी घी की नहीं बनती ना, वो डालडा के द्वारा ही बनाई जाती है। तो डालडा की मिठाई आप सोच लो आपके हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि देसी घी की मिठाई खा लें, थोड़े महंगा खा लें, लेकिन आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो कहीं महंगा सस्ता कुछ भी नहीं होता। वो आप जहाँ सस्ता खा रहे हैं तो आगे जाके वो महंगा पड़ जाएगा, इलाज कराना पड़ेगा, हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, है ना। तो ये वेजिटेबल फैट्स तो जो घी है, डालडा घी जिसको बोलते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसको बचने की कोशिश करें। तो वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, उसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है, ठीक है, जो गुड होती है हेल्थ के लिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहली बात तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, वो जनरली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन कुछ ग्रुप जिसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन या ब्रोमीन, जे इनके साथ एक हाइड्रोजन को लूज करके इसके साथ अपना बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन। तो मीथेन को क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बन जाता है, क्लोरोमीथेन। यस, हाँ, इसमें एक नाम का तरीका और समझ लें, जैसे इसमें क्लोरीन पीछे ऐड हुआ है, लेकिन नाम इसका आगे चलेगा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोब्रोमीन, ब्रोमोईथेन, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोप्रोपेन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन का एडिंग जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूट क्या करिए, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक क्लोरीन को इसमें ऐड कर दिया, और जो हाइड्रोजन हटा था उसने क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बना दिया। और ये प्रोसेस किस में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एथेनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथाइल अल्कोहल मैंने बताया था आपको, एथेनॉल C2H5OH, इसको CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, दोनों ही नाम उसके एथाइल अल्कोहल के दोनों नाम है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेन ले लूँ आपको समझाने के लिए, जिससे इजीली एक्सप्लेनेशन किया जा सके। तो एथाइल अल्कोहल का फार्मूला आपको मालूम है, C2H5OH या CH3CH2OH, ये होता है एथेनॉल, C2H5OH। OH ग्रुप लग गया ना, फंक्शनल ग्रुप OH यानी अल्कोहल हो गया। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। देखो ये क्या होता है, इसमें कंप्यूटर पे लिखना बड़ा, बोर्ड पे लिखना बहुत इजी होता है, इसमें लिखना हटाना ये सब बड़ा हेडेक वाला काम है। दोबारा बनाया था, चलो। तो एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH या CH3CH2OH। ठीक है, तो जो एथेनॉल होता है ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है।
एक्चुअल में ये अल्कोहल भी होता है, ये वाइन के बारे में सुना होगा आपने, शराब जो होती है वो इसी से बनाई जाती है। तो ये अल्कोहल होता है, और ये क्या करता है, अल्कोहलिक जितनी भी ड्रिंक्स होती है, शराब वगैरह, वाइन्स वगैरह, जो भी बियर वगैरह, उसका एक मेन इंग्रेडिएंट है ये। ठीक है, क्यों, ये गुड सॉल्वेंट होता है, इजीली सॉल्व हो जाता, डिजोल्व हो जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ मेडिसिन वगैरह में, जैसे टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। अब कफ सिरप में इसका काम क्या है? कफ सिरप में एक्चुअल में क्या होता है, कफ सिरप आपको कब दिया जाता है? जब आपको जुकाम हो जाए, सर्दी खांसी हो जाए। और सर्दी खांसी जुकाम में एक ही तरीका है आपको आराम आने का, कि आप रेस्ट करें। जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे आपको उतनी जल्दी आराम आएगा। तो आपने क्या किया, कफ सिरप पिया, तो कफ सिरप पीने के बाद नींद सी आने लग जाती है। नींद क्यों होती है? क्योंकि इसमें एथेनॉल को मिक्स किया है, तो थोड़ा सा नशा टाइप का आपको हो जाएगा। और भी कई टॉनिक्स तो बच्चों को जो दिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हल्की मात्रा में एथेनॉल दे देते हैं, जिससे बच्चा सोता रहे। बच्चा जितना ज़्यादा सोएगा वो उतना हेल्दी बना रहेगा। आ रही बात समझ में? इसके अलावा जो भी ड्रिंक होते हैं जिनमें अल्कोहल कंटेन करता है, पाइन वगैरह, बियर्स वगैरह, उसमें भी जाता है। अब स्मॉल क्वांटिटी जो होती है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल कॉजेज ड्रंकनेस। अगर थोड़ा सा भी आपने क्वांटिटी ले ली डाइल्यूट अल्कोहल, तो ऐसा लगेगा आप शराब पिए हैं। ठीक है, even though the practice is condemned, it is the especially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure alcohol, प्योर एथेनॉल नहीं लेना चाहिए, उसको मिक्स करके पानी वगैरह में थोड़ा सा कर लें यार, तो ठीक है। अगर प्योर एथेनॉल ले लिया, ये क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, आपको कई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्योर अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर कोई लेता है तो उसको मेडिसिन के रूप में, जैसे कफ सिरप वगैरह आपको पता है, और भी बच्चों के टॉनिक्स होती है, टिंचर, आयोडीन, इसमें मिक्स करके दिया जाता है ना। तो ये एथेनॉल का, तो एथेनॉल आपके स्कूल में लेबोरेटरी वगैरह में रखा होगा, देख लेना। उसको थोड़ा स्मेल करेंगे, थोड़ा दूर से देखना, तो आपको बिल्कुल उसमें वाइन जैसी बदबू आएगी, जैसे शराब में बदबू आती है। अब शराब क्यों बन रहा है? इसी से तो बन रहा है, तो बदबू ऑब्वियसली इसी की आएगी, है ना। एथेनॉल एसिड, अब एथेनॉल की सोडियम के साथ रिएक्शन करा दी। किसके साथ? सोडियम। तो इसने सोडियम एथॉक्साइड बना दी। क्या बना दी? सोडियम एथॉक्साइड। CH3CH2OH कहने में के साथ रेस्ट किया, तो CH3COH, इसने H को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या किया इसने? H को रिप्लेस करके उसकी जगह N को ले आया, तो सोडियम एथॉक्साइड बन गया। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये H था ना, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह क्या ले आए? N और H को यहाँ पे बिठा दिया, है ना। तो ये रिएक्शन एक तरह से इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसने फोर्सफुली इसमें से इसको भगा दिया, निकाल दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी चैप्टर 1 में, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये क्या बनाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देता है। एथेनॉल को सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसको गर्म करेंगे, तो ये क्या बना देगा? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कि ये क्या बन गया? एथीन बन गया, है ना। एथीन, एथीन से क्या बन गया? एथीन। ये था एथाइल अल्कोहल, एथेनॉल, एथाइल अल्कोहल, अब ये बन गया एथीन। तो ये अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड आ गया बीच में। डबल बॉन्ड आना मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब आप आंख मूझ के बोल दें कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट भी आप जानते हैं। कंसंट्रेटेड यानी प्योर, और डाइल्यूट जैसे आपने 100 ml एसिड ली, ठीक है,
और उसमें आपने 1 लीटर पानी मिला दिया या ½ लीटर पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूट हो गई। तो कंसनट्रेटेड यानी प्योर, और डाइल्यूट यानी उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया गया तो वो डाइल्यूट बन गई। तो इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। किसका? जो एथेनॉल से जो वाटर रिमूव करने पे इसका यूज़ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं एथेनॉल का। एथोनिक एसिड, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एथोनिक एसिड को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं कॉमनली, और ये ग्रुप कहलाता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब जिसका 5 से 8% सॉल्यूशन जो है इसको हम बोल देते हैं विनेगर, यानी 5 to 8% मतलब जैसे 100 ml वाटर है तो 5 to 8 या 10 ml तक उसमें अगर आपने एसिटिक एसिड मिक्स कर दी तो वो बन जाता है विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं। आजकल सिरका आपसे छुपा नहीं है विनेगर, क्योंकि आजकल जो भी आप लोग खाते हैं जंक फूड बिना विनेगर के और सॉस के बनता ही नहीं है। चाउमीन वगैरह आप लोग तो ये लेते हैं उसमें विनेगर डालते हैं। इसके अलावा विनेगर का यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव, अचार वगैरह को लंबे समय तक रखने के लिए, अचार वगैरह ख़राब नहीं। वैसे तो हम लोगों के घरों में तो क्या करते हैं, अचार को बचाने के लिए हम लोग नमक भर देते हैं, नमक या तेल डाल देते हैं तो अचार लंबे समय तक बचा रहता है। लेकिन जो बिजनेस लेवल पे जो है, व्यावसायिक लेवल पे जो बाज़ार में अचार मिलता है, एक तो हम तो घर पे बना लेते हैं अपने अचार, लेकिन बाज़ार में कई लोग नहीं बनाते घर पे, तो बाज़ार से खरीदते हैं। तो जो बाज़ार से जो अचार लाया जाता है उसमें विनेगर मिक्स होता है। क्यों? वो उसको ख़राब नहीं होने देता, इसका प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और ये क्या होती हैं? वीक एसिड्स होती हैं। ये क्या होते हैं? जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप बना है ये क्या है? वीक एसिड्स होती हैं। इनको हम वीक एसिड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लें क्या कह रहे हैं। एथोनिक एसिड के बारे में ही बात चल रही है। रिएक्शन ऑफ एथोनिक एसिड, एथोनिक एसिड को एथेनॉल के साथ रिएक्शन किया, एथोनिक एसिड को CH3COOH यानी सॉरी एथोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। तो एथेनॉल के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ परफ्यूम वगैरह बनाने में होता है। स्वीट, तो ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। एथेनॉल ईस्टर बनता है। ईस्टर क्या होता है? तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ईस्टर, हाउ इट इज ईस्टर इज फॉर्म। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, ईस्टर इज फॉर्म विद द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल। तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड द ईस्टर, एंड इट इज यूज्ड टू मेक द परफ्यूम एंड फ्लावरिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये ईस्टर हो गया आपका। तो ईस्टर काय से बन रहा है? एथेनॉल से ही बन रहा है। एथेनॉल से बहुत सारे काम हो रहे हैं। एथेनॉल से मेडिसिन बन रही है, एथेनॉल से शराब बन रही है, एथेनॉल से ही परफ्यूम वगैरह भी बन रहे हैं। परफ्यूम आपने देखा है ना, हाल उड़ जाता है, थोड़ी देर डालो हाल उड़ जाता है। तो इसमें भी क्या होता है? एल्कोहल रहता है। एल्कोहल की तो क्वालिटी है ही वो चीज़ों को ऊपर उड़ा देना, हवा में उड़ा देना। तो वही चीज़, वही प्रॉपर्टी अब किस में आ गई? ईस्टर में। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? ईस्टर क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल दे देता है। क्या दे देता है? उसमें से अल्कोहल अलग कर देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या बनाता है? स्वीट स्मेलिंग, सॉरी एथाइल एसिटेट जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है? एथाइल अल्कोहल बना देता है और सोडियम एसिटेट बना देता है। इसको इस रिएक्शन को बोलते हैं सॉपिनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सॉपिनिफिकेशन रिएक्शन समझ में आ गई आपको? एथाइल एसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना रहा है? एथाइल अल्कोहल बना रहा है, एथेनॉल बना रहा है, सोडियम एसिटेट बना रहा है। इसके बाद आता है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स।
जैसे अपनी एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ बनाया तो ये बन गया सोडियम एसीटेट, सॉरी सोडियम एसीटेट बन गया। ये दोनों में ये बन रहा है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों के साथ यूज करके। ये जो चीज बन रही है इनका यूज काम में कर रहा है विनेगर में, या रॉ मटेरियल काय के लिए एसिटाइल क्लोराइड के रूप में, यानी ईस्टर के रूप में बनाने में इसका रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। तो ये रिएक्शन हमने दो पढ़ ली। तो हमारा ये चैप्टर मैंने आज कोशिश की आपको समझाने की, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टॉपिक लेने की कोशिश की, फिर भी अगर लगता है कि कुछ चीज़ आपको छूट रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप हमें इसके लिए लिख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर और अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, तो हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक, अगले चैप्टर के साथ मैं फिर अगले लेक्चर में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।